ये नीतीश कुमार के आगे पीछे चमचई कर रहा था और ये आपको मतभ्रमित कर रहा था। आज भी यादव जी लोग पड़ा हुआ है पीछे, नीतीश कुमार को गाली दे रहा है और कह रहा है कि नीतीश तो ऐसे है ही। भरोसा लालू यादव को नहीं करना चाहिए था। यहां से भागे दिल्ली, दिल्ली में भी गायब है। भगोड़ा मुख्यमंत्री कह रही है भाजपा उनको। राजद भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। नीतीश कुमार ने जो राजनीति की है उसे ही कांग्रेस को करना था। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर हम और नमन जी साथ में आए हैं तो इसका मतलब है कि विशेष पंचनामा है और ये विशेष पंचनामा आप समझ सकते हैं कोई विशेष बात ही लेकर के हम आए हैं। लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये विशेष पंचनामा आ रहा है और इस विशेष पंचनामा का असर नमन जी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, होता क्या है कि पंचनामा हम शाम में लेके आते हैं जी, यूजुअली 9-10 बज जा रहा है उसके चक्कर में जी। तो सुबह का डेवलपमेंट छूट जा रही है और अगर हम सुबह में पंचनामा कर ले तो फिर शाम का डेवलपमेंट छूट जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं चुनाव तक कई दर्शकों ने भी फ़ोन कर करके कहा है कि भाई एक सुबह पंचनामा अगर ना हो तो दोपहर तक भी कर दिया कीजिए, शाम तक, और रात वाला आप लेट भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग देख लेंगे सुबह तक उसको। तो ये ठीक है, जब तक समय है तब तक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विशेष पंचनामा है और जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि ये पंचनामे का जो विशेष पंचनामा का खेप है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको रोज़ अपडेट दे दिया करें। बिहार की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और पिछले 12 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीज़ें हमने आपको परोस दी हैं। लेकिन ये हुआ क्यों, सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है। हमने ये तो बता दिया था कि सरकार नीतीश कुमार जी असहज हैं, नहीं चलेगी, महागठबंधन की सरकार के जगह पर एनडीए की तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं। लेकिन क्यों देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था और इस सवाल को हमने कई ऐसे पंचनामा और अन्य खबरों में नमन जी हमें बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी असहज कहाँ हैं। देखिए है क्या हुआ कि अभी बिहार में जितने मुंह उतनी बातें। जी जी। नीतीश कुमार क्यों पलटे, क्या नीतीश को लालच थी जब तेजस्वी नहीं चाहते थे नीतीश पर दबाव बनाना, जब लालू ने कुछ कहा ही नहीं, जब कोई विरोध था ही नहीं, जब कोई समस्या थी नहीं, संयोजक भी नहीं बनना था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ बनना ही नहीं था, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो फिर ये असहजता क्यों चेहरे पर लेकर ढो रहे थे और एक आए कि ये फिर क्यों पलट गए। साल भर तो कम से कम अपनी बात पे टिकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब बहुत सारा है जी। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। फोन पर भी दर्शक बोल रहे हैं नहीं सर ये वाला कारण है, सर वो वाला कारण है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आफ्टर मैथ पर भी रिएक्शन आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर मैथ का विश्लेषण है ये जो बिहार में सियासी बाढ़ आई और ये पानी जो इसका अब जहाँ तहाँ फंस के रुक गया, तो इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए। तो हम आपको 4 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं जी, जो पुख्ता कारण है, जो हमें लगभग 1.5-2 सालों से पता थी। हम लगातार इसी कारण से आपको बोल रहे थे कि सरकार गिरेंगे। हमने कई बार इसकी चर्चा भी की है। तो आज सम्मिलित तौर पर आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार क्यों पलटे हैं इस बार। जी जी जी। नीतीश के पलटने का 4 जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें सबसे पहला कारण बाबा, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जो सरकार का पलटने के और नीतीश के शपथ ग्रहण के अगले दिन आपको देखने को मिला पूरा ड्रामा। जी 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 जी। आज क्या क्या हुआ है आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईडी सीबीआई इतना एक्टिव तो पूरे साल नहीं रही। जी जी। हाँ जरूर छापे पड़ते रहे हैं और वो होता रहा है, लेकिन आज आपने देखा क्या हुआ ना। बिल्कुल। लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनकी हेमा यादव, सब पर दबिश जारी है। और यहाँ तक बात छोड़ी ना, झारखंड जो राज्य लग रहा था कि भाजपा काबू कर लेगी कहीं ना कहीं से साम दाम दंड भेद से, वहां के मुख्यमंत्री में कम्युनिकेट हो गए हैं जी। यहाँ से भागे दिल्ली, दिल्ली में भी गायब है। भगोड़ा मुख्यमंत्री कह रही है भाजपा उनको, और ईडी खोज रही है कि पकड़ के जल्दी से उनको चापे। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो 3-4 राज्य थे जो नीतीश ने तय किए थे कि भाजपा को इस बार रोक देंगे, इन राज्यों में घेर लेंगे, तो नीतीश तो खुद ही शहीद हो गए उसमें। जी जी। दूसरे बचे झारखंड में किसी वक्त सियासी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्राइसिस आ सकती है। अब मान लीजिए कि सीएम अभी तक ट्रैक डाउन हुए कि नहीं पता इस खबर के दौरान। अगर नहीं ट्रैक डाउन होते हैं तो समझ लीजिए कि इसका मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सियासी संकट आ जाएगा वह, या फिर हो सकता है कुछ और भी बातें हो जाए। लेकिन तो रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, वो भाजपा से नहीं, माने भाजपा उनसे नहीं पार पाएगी। तो साम दान दंड भेद के अलावा बहुत कुछ उपाय भी है उनके इर्द गिर्द भी तो बहुत कुछ है। बाबा नहीं उतना ही में उपाय हो गया। इंडिया गठबंधन में रहती तब ना भाजपा को रोकती। लोकसभा में उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी मिलेंगे। कांग्रेस और ममता बनर्जी का लड़ना ही भाजपा की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साम दाम दंड भेद लगा दिया वहां पे। जी 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 जी। साम दाम दंड भेद
यहाँ मिला लिया। निश्चित रूप से नमन जी, आप जो बात कह रहे हैं मुझे याद आने लगा है कि 2017 में भी नीतीश कुमार ने इसी तरह का माहौल बना था, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया था। हम वो नहीं जानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पहला कारण जो है वो है कि ईडी सीबीआई का छापा। बिल्कुल, ये उसी दिन से जारी था जिस दिन सरकार बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ईडी सीबीआई का छापा आप बेहतर मुझसे बता सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बता दूं जी, ललन सिंह के करीबी के ऊपर पड़ा था छापा। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह क्या हुआ था आपको याद ही होगा जी। नीतीश कुमार के करीबी कई लोगों पर मैंने कहा था ईडी सीबीआई का दबिश है। बिल्कुल। मैंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के 2 मंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी। 2 मंत्री नीतीश कुमार के आसपास के नौरतन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं भाजपा के साथ। बिल्कुल। मैंने ये भी कहा था कि अशोक चौधरी ने रिश्तेदारी भी कर ली है जी। मैंने आचार्य कुणाल के बेटे के साथ उन्होंने जो अपनी बेटी की शादी की, हालांकि इन बातों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये भी डिप्लोमेसी है जी, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये भी है। कैसे नहीं है, इसको देखिएगा उस तरीके से। उनके जो दामाद है वो लगातार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मंच पर भी उनके दामाद नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से संबंध उनके क्या है, किशोर कुणाल के, वो हुआ है, सब कोई जानता है, वो तो पब्लिकली सब कोई जानता है। और इसमें राज्यपाल का भी बहुत बड़ा रोल था। हम लगातार ये बात बोल रहे थे कि राज्यपाल के से संपर्क में भी है सभी लोग। फाइनली वहीं से डील हुई है। अशोक चौधरी राज्यपाल यहाँ कई बार गए, क्योंकि शपथ ग्रहण तो उन्होंने दिलवाया है। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ा डील है। और राज्यपाल के पास कई बार अशोक चौधरी गए, अकेले में भी गए, तो ये खेल वहीं हो रहा था। लेकिन इस बीच आपको याद होगा कि राजद भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। राजद में जितने भी टॉप टियर नेता थे सबके घर में ईडी सीबीआई हुआ है। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि कैसे बिस्कुमान नरेश जो हैं, सुनील सिंह, क्या क्या हुआ था। 2 दिन तक नोट छापने, नोट गिनने की मशीन आई, पूरा ड्रामा हुआ, ये पैसा निकलेगा, वो और वो निकलेगा, ये से निकलेगा। लगातार सीबीआई और ईडी पर हमला करते रहे सुनील सिंह। अब नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और एक और बात बाबा, शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं हुई थी आरा से। मैं चाहूंगा कि आप इसको समझाइए कि आरा में किस तरह से ईडी सीबीआई आई सरकार के बनते ही, और वहीं कहीं ना कहीं तय हो गया कि नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिर करने की तैयारी भाजपा कर ली है। नमन जी, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे विधायक हैं जिन लोगों पर ईडी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का छापा पड़ा, उसके साथ साथ जदयू के भी बहुत सारे नेता थे जिन लोगों पर दबिश बन रही थी जी। जिसमें आपने देखा होगा आरा के जो एमएलसी हैं, गब्बू सिंह पे भी पड़ा था, गब्बू सिंह पे पड़ा, जो कहा जाता है कि ललन सिंह के बहुत करीबी हैं। इसके अलावे और कई लोग हैं जिनमें छोटे चौधरी के आसपास के लोग छोटे छोटे इस तरह के दबाव बनते रहे हैं, और इन दबावों से निकलने का रास्ता राधाचरण सेठ पर मैंने बताया कि जदयू इतना बड़ा ड्रामा हुआ, जदयू के कई लोग हैं, एक बार नहीं कई बार उनके यहाँ हुआ। उन्होंने तो इजाजत मांगी थी, उनके घर में एक शादी थी, उस शादी को लेकर के उन्होंने इजाजत मांगी थी, और उनका कहना था, जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था, मैं तो सुनील सिंह से भी मिला था, तो उन्होंने कहा कि मैंने ईडी सीबीआई को एक एक बात बोला कि आप पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं, सब कुछ हम छुपा के नहीं रखे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं। यही बात राधाचरण सेठ ने भी हमसे कहा था। और इन सब के बाद आपको पता है कि सहार में क्या हुआ, वहां भी विधायक जो हैं वर्तमान, उनके यहाँ भी बहुत सारी मतलब ये परिस्थितियां बता रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार और नीतीश कुमार संरक्षण देने में सक्षम नहीं है। ना तो अपने लोगों को, मैं बाबा कहता था कि तेजस्वी यादव अगर चुप है, इतना अपमान सहकर भी जी, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको सत्ता का एक कुशन मिल रहा है जी। और ये लग रहा है सीबीआई से बचने के लिए नीतीश कुमार बाबा दिखते हैं, आप इनके पिताजी को कैसे फंसाता है सब, फंसाता रहता है सब, और कुछ कुछ करता है, वो हमें सताए इसलिए कर रहा है सब, हमें सताए हैं इसलिए, तो अब देखते हैं इनको तंग करता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं कुशन मिल रहा था। और जब इंडिया गठबंधन एक साथ बैठता था तो अली बाबा 40 चोर उसको नाम दिया गया था, और कहा गया था कि इन सब में सबके पीछे ईडी सीबीआई है, भ्रष्टाचारियों की जमात। और एक तो ईडी सीबीआई पे जिसका छापा पड़ा हुआ था उसको भी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल कर लिया। जी जी जी। तो ये सब चीजें तो लगातार चल रही थी। ईडी वाला ये पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी ऑफ बीजेपी है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आप मान लीजिए इस बात को, ये बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार के मस्तिष्क को परिवर्तित करने का। वो जानते थे कि सरकार से लड़ भी लेंगे। आज भी नमन जी एक बहुत पॉलिटिकल आउटफिट से लड़ा सकता है। जी जी। संस्थानों से कैसे लड़ा सकता है? भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनसे आज इंटरव्यू हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सागर, वो ले रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया कि आप लोग तो महाराज ईडी सीबीआई को लगा करके आप लोग सरकार बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हम तो ठीक है, ईडी सीबीआई हम पर आप आरोप लगा दिए, लेकिन हमारे नहीं रहते हुए, हम सरकार में नहीं थे, तब लालू प्रसाद कैसे चारा घोटाले में फंस गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका भी काट खोज लिया है। बिल्कुल। और ईडी सीबीआई का जहां तक सवाल है, और ईडी सीबीआई को तोता किसने कहा था? निश्चित रूप से भाजपा ने कहा था।
भाजपा ने कहा था और यहाँ तक कि कोर्ट ने कहा था, जी, न्यायालय ने भी इस बात को कहा था कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको संवैधानिक संस्था और स्वायत्त संस्थाएं बना के रखा जाए। जब जो सरकारें नहीं तो उपयोग दुरुपयोग का निश्चित रूप से नीतीश कुमार के एक बार फिर से चेंज करने के पीछे, स्विच करने के पीछे ये बड़ा कारण था, ये बड़ा कारण ईडी और सीबीआई का, मैंने भ्रष्टाचार का ट्रिपल सी में से जो करप्शन था, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने। देखिए दूसरा बड़ा कारण जो नीतीश कुमार के पलटने का था वो तो खैर सबको पता है, लेकिन उसके अंदर की बात किसी को नहीं पता है। देखिए राम लहर जी, नीतीश कुमार के बारे में मैंने आपको कहा था कि 24 घंटा नीतीश कुमार टीवी देखे थे। बिल्कुल, नीतीश टीवी नहीं देखते इतना, और 24 घंटा वो राम मंदिर का, और वो जाना भी चाहते थे, मैंने आपको कहा था ये बात जी। लालू यादव ने उनको घर जाकर रोका था कि मत जाइए, राम मंदिर के उद्घाटन में आप चले जाइएगा तो ये हमारे लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मैसेज बढ़िया नहीं सबसे बड़ा घातक ही सिद्ध होगा। उनको क्या पता था कि नीतीश कुमार राम के मैं हो चुके हैं उस समय तक। जी जी। एक मीम भी बड़ा तगड़ा वायरल हो रहा था नीतीश कुमार का, बाबा मैं आपको, आप जब तक निकाल रहे हैं नमन जी, तब तक मैं बता दूं कि उसी दिन आप आ रहे थे पशुपतिनाथ से जी, और रास्ते में जिस तरह की सीन आपने हमसे बताया कि कोई भी ऐसा गांव शहर नहीं था जहां राममय नहीं था। देखिए बाबा जी, ये नीतीश कुमार जी हैं, धीरे से यहाँ से गए और यहाँ से राममय होकर निकल गए। चलिए, तो ये सब सारी बातें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये दर्शकों को भी दिखा दीजिए भाई, ये नीतीश कुमार जी का मीम है, हमने थोड़े बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया है बहुत सटीक लगता है। ये देखिए अब है क्या, राम की जो लहर है ना, ये इस देश में आ गई है और ये एक सुनामी की तरह आई है। अब इसको बहुत महिमा मंडित करके हम भाजपा पोषित चैनलों की तरह नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी लहर की हकीकत मैं, मेरे रिपोर्टर्स, मेरे कैमरामैन, मेरे ड्राइवर, सबको पता है। देखिए मेरी टीम के सदस्यों के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेरी टीम में ब्राह्मण, राजपूत, यहाँ तक कि आपको पता होगा मेरा ड्राइवर यादव जाति का है। यादव, एक यादव है और दूसरा दलित है, दूसरा पासवान है। तो दोनों ड्राइवर मेरे ये आपको प्रूव कर सकते हैं इस बात का कि लहर क्या है। उस जगह पर जाने के बाद समझ में आ रहा है, सीतामढ़ी के गांव-गांव तक चले गए। अरे यहाँ तक कि अपने एक रिपोर्टर अब्बास जो हैं, उन्होंने भी ये बात बताया कि मुसलमानों में भी मैंने उसी दिन खबर किया था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बाबा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बदल दिया है और राममय है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि कुछ लोगों को लगता है कि राम के खिलाफ, राम का जो लहर का फायदा भाजपा उठाएगी। गलत नहीं है, भाजपा उठा रही तो बिल्कुल, तो इसका काट खोजने के चक्कर में राम ही का काट खोजने लगता है लोग, और मुंह से निकलता सनातन के विरोध में एक बात। जी जी, नीतीश ने कुछ मुद्दों पर तो अपने ही इंडिया गठबंधन को खूब आईना दिखाया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब चंद्रशेखर ने कहा, जब आलोक मेहता ने बयान दिया सवर्णों पर, तब नीतीश कुमार ने उनकी धज्जियां उड़ाई। रामचरितमानस लेकर अशोक चौधरी, नीरज कुमार सब खड़े हो गए थे, याद होना चाहिए आपको जी। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार खुद दीनदयाल उपाध्याय के देखिएगा प्रतिमा पर जाके गए थे माल्यार्पण करने। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हर बार जब भी इस तरीके का कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार वहां गए। और साउथ में जाकर के मंदिर में पूजा करना, बाल छिलवाना, ये सब सारा चीज तो वो तो मान लीजिए तेजस्वी ने किया। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार यहाँ तक कि जो उनकी पार्टी से रणवीर नंदन अलग हो गए, उनके यहाँ भी जो पूजा पाठ हुआ, दशहरा में भी गए। तो ये साबित लगातार कर रहा था कि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं कि इधर तो नहीं सोच रहे। बिल्कुल। और वो भी ध्यान उनका वही है। और जब सनातन को लेकर जितना बयानबाजी आई, तेजस्वी को भी लास्ट में सद्बुद्धि आ गई, जिसने कहा बिहारी और सनातन पर, तो उन्होंने भी शायद कुछ बोला था। लेकिन राम मंदिर पर जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि नहीं अस्पताल बनाना चाहिए, राम नहीं बनाना चाहिए, चोट लगता होगा, कहाँ जे तबाह, ये जो बोले तो ये सब चीज़ें एहसास करा गई नीतीश कुमार को कि ये लोग डूबने वाले हैं, इनके कुनबे में कुछ बचा नहीं है। नीतीश बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि एक समावेशी गठबंधन बने, सबको उसमें जगह मिले, नहीं हो पाया। राम की इस लहर पर नीतीश कुमार ऐसे सवार हुए कि उन्होंने ये तय कर लिया। देखिए मैंने कहा भी था बाबा कि जब पत्थर पर राम लिखने पर तैर सकता है तो नीतीश की डूबती राजनीति पर राम लिखने से क्या नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात। एक बात और मुझे बताइए, जातीय गणना तो नीतीश कुमार ने करा दी और कहा गया कि मास्टर स्ट्रोक कहे के बहा अब यही पर राज हो देश में। आज उन्हीं का राज उखड़ के फेंका गया। मुंबई गए, मुंबई में झूठ बोले, बेंगलोर गए वहां झूठ बोले, दिल्ली गए वहां झूठ बोले। अरे झूठ तो बोलेंगे नहीं, दारू पी के तो पत्रकारिता करते हैं, तो झूठ बोलेंगे नहीं। जहां रहना चाहिए ईमानदारी से, सच बोलना चाहिए था। आप लगी से, हम लगी से घास काट के सही बताते हैं जी। मुझे तो किसी ने नहीं भेजा,
इतनी तो हमारी मेरी क्षमता नहीं है कि विधानसभा के बड़े बड़े नेता हमको अपने खर्चे पर भेजे दिल्ली या मुंबई। इतनी मेरी तो औकात नहीं है ना, लेकिन वो तो जाके भी गड़बड़ा जाते हैं। मतलब ये आदमी गड़बड़ ही कर रहा था। सही बात है। ये नीतीश कुमार के आगे पीछे चमचाई कर रहा था और ये आपको मतभ्रमित कर रहा था। आज भी यादव जी लोग पड़ा हुआ है पीछे। हमने 20,000, मैं खुल के बोल रहा हूं, 20,000 लोगों को अपने चैनल पर हमने ब्लॉक किया है, केवल इसी एजेंडे के चलते। वो उसमें यादव जी भी हैं अच्छे खासे, उसमें लवकुश समीकरण के लोग हैं, उसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, सब हैं जी। जिसने जातीयता की उसको इस चैनल पर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए कि जाति सबका लिखा हुआ है जी। और अभी भी मैं कह रहा हूं बाबा, अभी भी कई लोग आंख मूंद मूंद कर बैठ कर उस आदमी का विश्लेषण देख कर कह रहे हैं कि नहीं अभी भी सही है बोल रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को गाली दे रहा है जी। कल तक नीतीश को प्रधानमंत्री बना रहा था, अब नीतीश कुमार को गाली दे रहा है और कह रहा है कि नीतीश तो ऐसे है ही, भरोसा लालू यादव को नहीं करना चाहिए था। जी। निश्चित रूप से जो आप राम मंदिर के में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से माहौल तो बदला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तीसरा जो हमारा मैं पढ़ूंगा, नीतीश की राजनीति को जब जातीय गणना नहीं आगे बढ़ा सकती है तो कुछ भी नहीं बढ़ा सकता है। अब केवल उनके पास एक ही रास्ता है, जैसे भाजपा धर्म की आड़ में छुप जाती है, आई मीमुआ जैसे देखवे कि आप, वैसे धीरे से छुपेंगे नीतीश, एक बार निकल के बाहर आएंगे तो वो नीतीश सबको पसंद आएंगे। देखिए बिहार में एक फीडबैक बार बार मिल रहा है कि भाजपा नीतीश को ले ली, मान ली फिर से मुख्यमंत्री, अब बताएंगे हम लोग सवार। कुछ नहीं बताइएगा, कुछ नहीं बताइएगा, चुपचाप जाके वोट कीजिएगा, क्योंकि यही नेता नीतीश कुमार जब आपके गर्दन पर चढ़ गए थे जातीय गणना का लेके ब्रह्मास्त्र, तो आपका भी सच पूछिए तो पुकपुकी शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल हालत खराब हो गई थी आपकी। आप में से कई लोग मुझे फोन करते थे, और अगर आज सरकार बनी है तो ये सरकार तेजस्वी यादव ने नहीं बनवाई है, ये इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों ने नहीं बनवाई है। बिल्कुल बहुसंख्यक वोट से 2020 में यह सरकार बनी थी। इस सरकार को 1 साल के लिए अपदस्थ किया था नीतीश कुमार ने, फिर वापस वही सरकार बन गई। मतलब जो सरकार जनता ने चुनी थी वही पुनः स्थापित हुई, गैर ओबीसी वही पुनः स्थापित हुई जी। तो ये आप ही ने चुन के सरकार बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसा मत बोलिए। और हाँ, बात रही भाजपा की, तो भाजपा ने डिप्लोमेटिक फैसला लिया है। जो फैसला लेने में तेजस्वी यादव कमजोर पड़े, जो फैसला लेने में चिराग पासवान कुछ हद तक कमजोर पड़े। चलिए, चिराग की तो राजनीति बड़ी है, उन पर कोई लांछन ही नहीं है। चिराग अगर यहाँ से भी भाजपा से अलग होकर राजनीति करते हैं तो थोड़ा लंबा होगा रोड टू रिकवरी, लेकिन जरूर बिहार में एक बड़ा हिस्सा विपक्ष का मुझे चिराग पासवान चेहरा बनते दिख रहे हैं जी। खैर, अब उनकी राजनीति, उनका फैसला है, तो ये एक बड़ा कारण है जी। तीसरे कारण की तरफ हम तीसरा कारण सबसे बड़ा था भ्रष्टाचार का। नमन जी, हम थोड़ा सा लेआउट इसमें दे दें कि कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नीतीश कुमार ने उसे निरस्त किया था, जांच कमेटियां बैठाई थी। इसके अलावे आज जब मेरी बात बहुत लोगों से हो रही थी तो यही बता रहे थे कि भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया था कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ हो रहा था जो नीतीश कुमार टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी। मैंने कहा भी था जी। तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं कि मैंने नीतीश कुमार को खुला छूट दिए हुए हैं जी, उनको खाली, बाकी तो किसी विधायक और मंत्रालय का तो रिपोर्ट अलग ही आ रहा था जी। मैं किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आलोक मेहता का जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल किया गया था वो राजद को एक्सपोज कर दिया। और स्वास्थ्य विभाग में भी हुआ था। स्वास्थ्य विभाग में भी हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपोज कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली में जो खेल होने वाला था, बिल्कुल, ये सारे आरोप उन पर लग रहे हैं। ये सारे आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं। के पाठक को इसी के लिए लाया गया था। और अब देखिए कहानी क्या है जी, कि इसके बाद मुझे ये जानकारी मिल गई थी जी। सरकार गिरने के 3 महीने पहले मैं जानकारी प्राप्त कर लिया था मैंने कि एक पूरी रिपोर्ट नीतीश कुमार ने तैयार करवाई है जी, इंटरनल जो काम कराया गया है मैंने राजद के लोगों द्वारा अंडर द टेबल 17 महीनों में अंडर द टेबल, हाँ, वो सारा रिपोर्ट नीतीश कुमार ने कंपाइल करवाया है और वो नीरज कुमार को दे दिया गया है जी। तेजस्वी यादव की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण है, बार बार नीरज कुमार आजकल फिर फाइल का बात करने लगे। बाबा तेजस्वी यादव की चुप्पी का सबसे बड़ा कारण यही है। तेजस्वी अब इतना फंस चुके हैं कि सच पूछिए तो इतना मतलब राजनीतिक रूप से अवसान में जाने की जो स्थिति तेजस्वी की दिख रही है उतना किसी की भी पूरे देश में नहीं दिख रही है। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि विपक्ष की भी कुर्सी को कैसे बचाएंगे जी। अब तो चिराग पासवान विपक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुकेश सहनी उधर हैं, दबाव तो इन पर बहुत ज्यादा है। जरूरत पड़ी तो उपेंद्र कुशवाहा कोच बनकर के आ ही जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पप्पू यादव हैं, ये भी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचिए कि बड़ा डिफिकल्ट होगा इनके लिए। और अगर सच में वो फाइल बनी है
तो तेजस्वी एक आरोप लगाएंगे नीतीश पर, अगर पलट गए तो उधर से पूरा पलटासन निकाल के दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पलटा पुराना दिखा देंगे तो उसमें समझ रहे हैं सब निकल जाएगा उसमें। बिल्कुल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है नमन जी, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे। इसमें बात हम बोलना चाहेंगे बा, इसमें कांग्रेस का भी जो रोल था ना जी, वो थोड़ा नीतीश जी को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं दिखाया, ये तो नीतीश की अपनी गलती थी, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात से जरूर ऐतराज रहा कि कांग्रेस ने कभी भी मैंने खुलकर प्रेम नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया नीतीश कुमार पर। नीतीश के आइडिया को इनफैक्ट चोरी करने की तैयारी शुरू हो गई थी। जी, जी, नीतीश ने जब लाया जातिगत जनगणना तो कांग्रेस उसको कह रही कि हम भी अपने राज्यों में करेंगे। नीतीश को उसका क्रेडिट नहीं दे रही है। नीतीश ने कहा कि साझा कार्यक्रम बनाइए, पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात। नीतीश ने कहा कि साझा कार्यक्रम बनाइए जी, पूरे देश में घूमते हैं और हमको हीरो बनाइए, बिल्कुल, कि हमने जातिगत जनगणना की। 5 राज्यों के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि साझा रैली, कांग्रेस ने उनको मंच ही नहीं दिया। बिल्कुल, नीतीश चाहते थे कि इसका क्रेडिट सब जगह मिले नीतीश को, कि नीतीश ने कराया बिहार में और बाकी जगहों पे भी होगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। जी, कांग्रेस ने भुनाया ही नहीं इस चीज को, इस प्रयोग को ही नहीं किया। नीतीश को बुरा लगा जी। फिर संयोजक वाला पद जब देने की बात आई तब तक तो बहुत देर हो चुका था। नीतीश समझ चुके थे कि ये सारे ऊपर के कारण कि अब ये संभव नहीं है जी, और अंततः जो चौथा सबसे बड़ा कारण था वो सीटों को लेकर समझौता। बिल्कुल, नीतीश जी डे 1 से इस बात को बोलते रहे हैं कि देश में 543 सीटें हैं, 543 सीटों का हम जो डिवाइड है वो कर लें, जिससे हमें 4-5 महीने में मौका मिले तैयारी करने का। ये पता हर क्षेत्रीय दल को हो कि कांग्रेस से किन किन सीटों पर समझौता करना है। नीतीश को इस बात का शुरू से ही आइडिया था कि अगर हर सीट पर इंडिया से एक ही प्रत्याशी उतरे जी तो भाजपा को हराना एकदम आसान हो जाएगा। याद होगा नमन जी आपको, हरियाणा में जब हुआ था देवीलाल वाला मैटर, उसमें सभी कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए और नीतीश ने कहा था बिना कांग्रेस के कोई संभव नहीं है। यानी कांग्रेस, नीतीश कुमार की मानसिकता और उनका मनसा दोनों क्लियर थी। अविश्वसनीय तो है नीतीश, लेकिन राजनीति में अविश्वसनीय लोगों को भी विश्वसनीय बनाना पड़ता है। बिल्कुल। अब एक बात मैं इसका एग्जांपल दे दूं आपको, नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार को किस पर भरोसा है? किसी पर नहीं। आरसीपी पर? किसी पर नहीं। ललन सिंह पर? अरे किसी पर नहीं नमन जी। प्रशांत किशोर पर? अरे एक आदमी नहीं है उनका, इस हाथ को इस हाथ पर भरोसा नहीं है। बाबा जब नीतीश को किसी पर भरोसा नहीं है, फिर भी नीतीश की विधायक तोड़ने में भी कोई सफल नहीं हो पाया, तो आप जान लीजिए बाबा नीतीश कुमार ने जो राजनीति की है उसे ही कांग्रेस को करना था। लेकिन कांग्रेस का संगठन इतना घटिया संगठन बनाया है कांग्रेस ने, ऊपर से नीचे तक लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं तो उनको ताकत नहीं दी जाती है, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। और कांग्रेस इस पर तो हम पे मानहानि नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पूरा डिटेल है ऊपर से तक संगठन का। जी एक बात और नमन जी, आप याद कीजिए कि जिस दिन लालू प्रसाद सदाकत आश्रम में गए थे, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जैसे ही लालू प्रसाद ने कहा कि अरे अखिलेश को तो हम बोले थे सोनिया गांधी से राज्यसभा भेजने के लिए, उसी दिन नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। याद होगा नेक्स्ट डे जो कार्यक्रम था वाम दलों का, उन्होंने मिलर स्कूल ग्राउंड में ये बात कही थी कि कांग्रेस को चुनाव से फुर्सत कहाँ है कि गठबंधन पर ध्यान देगी, और ये कहानी वहाँ भी शुरू हो चुकी थी। लगभग एक बड़ा संदेश नीतीश कुमार ने दे दिया था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला था वो नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, और लालू प्रसाद ने अंत तक क्या कहा था, आज से 15 दिन पहले आप याद कीजिए, लालू प्रसाद ये सब तो सामान्य सा बात है, होते रहेगा, दिल्ली जाते समय ये बात उन्होंने कहा था। तो इसके मायने बहुत कुछ है। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर एक बात मैंने बार बार कही कि चाहे वो भाजपा में रहे चाहे वो इस गठबंधन में रहे जी, उनकी 17 सीटों को छू नहीं सकता है, नहीं छू सकता है। वो अपने स्वेच्छा से चाहे जिसको वो अपनी स्वेच्छा से, अभी खबर आ रही है ना जी कि अपनी स्वेच्छा से कुछ सीटों को छोड़कर वो बाहर मांग रहे हैं जी। भाजपा ने भी ऑफर किया कि आप बाहर सीट लीजिएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। नहीं, एक चर्चा हुई है कई राज्यों में, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जी अपना जदयू अपना संगठन तैयार करने जा रही है और भाजपा से सहयोग करेगी। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि केसी त्यागी को ऑथराइज भी किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के डम्मी के रूप में केसी त्यागी काम पहले से भी कर रहे हैं और आगे भी उनको सलाहकार जिस तरह से बनाया गया है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं काम हमारा भी पंचनामा है, जिसमें हमने बताया था कि सीटों को लेकर जदयू का कांग्रेस और राजद से इन जगहों पर पेच बिल्कुल ये हमने और जैसे ही ये चलाया उसके बाद से सारा खेल शुरू हो गया। ये भी शुरू हो गया माहौल की भाई अब तो सीटों पर समझौता बनना संभव नहीं है। और ये हमारा बहुत बड़ा रिसर्च था नमन जी, पूरी टीम हमारी जाकर के रिसर्च करके ये बात लेकर के आई थी 10-12 घंटा अंतिम समय में नीतीश कुमार को यहाँ ला करके चेकमेट किया जाएगा। तो दर्शकों, हमने कोई कसर छोड़ी नहीं, हमने सब कुछ आपको बताया था, हर जगह हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये वो कारण है जिनकी वजह से ये हुआ है। तो ये 4 बड़े कारण थे। एक बोनस कारण मैं आपको और देने जा रहा हूँ, जिसके चलते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिश्ते समाप्त हुए हैं। तो एक जो बोनस कारण आपको हम देने जा रहे हैं
ये भी कारण आज ही वेरीफाई हो गया है। जी, जी। देखिए, ये मानना संभव नहीं था जब पहली बार भी खबर आई कि लालू यादव नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। 11 सांसद ललन सिंह और विजेंद्र यादव के माध्यम से तोड़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये संभव नहीं लग रहा था। तोड़ने की प्रक्रिया तो कई लोगों ने की है, नीतीश की पार्टी टूटती कभी नहीं है। तो ऐसे में मुझे शक था कि हुआ कि नहीं, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ललन सिंह की कुर्सी छीनी गई, उसके बाद फिर सब जो कुछ हुआ, तो वो कहीं ना कहीं शक को बढ़ाता है। लेकिन जब सरकार गिराने की मंशा नीतीश कुमार ने बना ली और 24 घंटे में बार बार लालू यादव की बात आई, कभी मांझी को फोन करना, कभी उन्हें सीएम कुर्सी ऑफर करना, कभी लालू यादव का फोन आना, बैकअप में कांग्रेस के विधायकों को बुलाना। एक पत्रकार तो बहुत दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के विधायक उसी दिन आएंगे। हमने कहा था कि एसेट लायबिलिटी थोड़ा होल्ड कीजिए। मुझे पता है कि बहुत बड़ा विश्लेषक के गिल्ड में बिठा दिया गया आपको, लेकिन औकात मत भूलिए। जो जितना दिमाग काम करो उतना ही करना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये थी नमन जी की, कांग्रेस के विधायकों को क्या तोड़िएगा आप? कांग्रेस के विधायक तो दूसरे संपर्क में थे, आप क्या तोड़िएगा? आपके नहीं बाबा, विधायकों के एक बड़ी संख्या तैयार हो गई थी जी, और नहीं तो ऐसा कोई मोबाइल ऑफ करके बैठने के 10-12 विधायकों को कोई मतलब नहीं बनता है। खैर, और किन लोगों ने पकड़ कर लाया मैंने ये भी बता दिया है। जी। बाद में हमको बहुत फोन करके बहुत लोग सुनाया कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया ईमानदारी से, आपने तो मेरा ही नाम ले लिया। जी। ढेर लोग कहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दर्शकों के लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि नीतीश कुमार को इस बात का एकदम शक हो गया था कि लालू यादव पटना बैठ गए हैं, वो हिल नहीं रहे। बाबा बार बार कह रहे थे वो मेरे साथ खेल करेंगे, अगर आज नहीं तो कल कर ही देंगे। और इसके लिए ललन सिंह एक बड़े हथियार बन रहे थे। पहले तो ललन सिंह डायरेक्ट थे, फिर ललन सिंह की नाराजगी हटाने की वजह से थी, तो वो रिस्क बढ़ता जा रहा था, वो एक बैगेज बढ़ता जा रहा था। और आज सम्राट चौधरी ने इस बात के खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली थी। नीतीश कुमार को इस बात का पता था, इसलिए नीतीश कुमार ने हमको अप्रोच किया। हम उनके पास नहीं गए, उन्होंने हमें बुलाया, हमारे पास गए और दूत भेजा और हमसे मिले और हमसे कहा कि हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और अब कौन तोड़ना चाहता है हमको नहीं पता। विजेंद्र यादव फिर से मंत्री क्यों बन गया, हर बार क्यों मंत्री बन जाते हैं भैया, समझिए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक का ठेकेदारी वो करते हैं जी। तो फिर वोट बैंक की ठेकेदारी करेंगे तो फिर विधायकों की ठेकेदारी करेंगे ना जी, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोनस फीचर था जो हमने आपको दिया। ना तेजस्वी यादव से कोई गिला शिकवा, ना लालू से कोई रंजिश वंजिश, फिर दोस्ती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस बार देर होगा, लेकिन संभावनाएं अनंत है। सियासत में कुछ नहीं हो सकता है, कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार जी से बहुत प्रेम करता है बिहार। पार्टी को तोड़ने के मैंने 2022 में भी पार्टियां टूट रही थी और विधायक छटक रहे थे, इस बार भी पार्टियां टूट रही थी और विधायक छटक रहे थे। अंतिम जो पॉइंट आप बताए, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़िएगा तो सरकार टूट जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो एक बड़ी बात नमन जी ने बताई कि अगर देख लीजिएगा, अभी भी अगर पार्टी उटी तोड़ने का, विधायक तोड़ने का अगर सोच रहे होंगे आप, तो भाजपा फिर मुरली बेल तो अब सब कुछ ठीक ठाक रखिएगा और नीतीश कुमार जी को अपना काम करने दीजिएगा, आप लोग अपना काम कीजिएगा। देखिए, ये सजेशन नहीं है, ऐसा होता आ रहा है, इसलिए कहना जरूरी है। विशेष पंचनामा में हम यहीं आपसे विदा लेंगे। अगली खेप में इससे भी बड़े विस्फोटक खबर नमन जी लेकर के आएंगे। बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत सारी खबरें अभी हैं जो धीरे धीरे फ्लोर पे आएंगी और आप लोग एंजॉय कीजिए, बिहार को भी एंजॉय कीजिए और इस राजनीतिक तिकड़म को भी एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।